नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सभी दल दलितों के हिमायती बनने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन कर दलितों के घर कमल खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं सपा तो सीधे बसपा के घर में फूट डाल दलितों को साधने का कार्यक्रम पहले ही शुरू कर चुकी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए यूपी में कुछ न खोने वाली स्थिति में अगर दलितों का सहारा मिल जाए तो शायद यूपी में कांग्रेस की खोई जमीन का सपना पूरा हो जाए। लेकिन इन सब के बीच बसपा, जिसके किले में सेंधमारी की ख्वाहिश सभी दलों की है, वो भी अब काशीराम के सहारे एक बार फिर से जागने की कोशिशों में लग गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी पार्टियां सबसे ज्यादा फोकस दलितों के वोट बैंक पर अब करती नजर आ रही हैं और ये दिखने लगा है। बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है, तो कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दलित के घर खाना खा रहे हैं, तो बसपा भी इस अभियान में अब पीछे नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर एकाएक सभी पार्टियों को दलित वोट बैंक को साधने में इतना फायदा क्यों नजर आने लगा। अब अहम सवाल यह है कि कैसे और कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। तो सवाल यह भी उठता है कि इस बार जनता किस रणनीति के साथ है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस का दलित गौरव संवाद अभियान, अखिलेश ने भी बनाया खास प्लान। कांचीराम की पुण्यतिथि पर बसपा करेगी दलित सम्मेलन। जी, लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर दिखने लगा है। बीजेपी हो या सपा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी दलित वोट बैंक की सियासत में कूद पड़ी है। बात सबसे पहले अगर बीजेपी की करें, तो बीजेपी पूरे यूपी में दलित सम्मेलन करने की तैयारी कर चुकी है। इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि बसपा से टूटकर दलित वोट बैंक का जो हिस्सा उसके पाले में आया है वो बरकरार रहे, उसमें कोई और पार्टी सेंधमारी ना कर पाए। दरअसल घोसी सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। इस सीट पर बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ी वजह कुछ और नहीं बल्कि दलित वोट बैंक सपा की ओर चला गया। याद रहे, बसपा ने घोसी उपचुनाव को नहीं लड़ा था और उसका फायदा सीधे तौर पर सपा को हुआ। अब घोसी के नतीजों के बाद पार्टी को अपना ये वोट बैंक सहेज रखने में चिंता हो रही है। इसलिए बीजेपी भी पूरी तरह से यूपी में दलित सम्मेलन करने के लिए कमर कस चुकी है। सपा की स्ट्रैटेजी, सपा भी कोशिश में लगी है कि अगर दलित वोट बैंक उसके साथ पूरे मन से जुट जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता। पार्टी को मालूम है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला। इन दोनों के साथ अगर दलित भी प्लस हो जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने बसपा के कई दलित नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद शुरू की है। सपा मिशन कांचीराम अभियान चला चुकी है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कांचीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वो लगभग अपने हर रैली में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर, याद हो आपको, दलित समुदाय ही रहता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से अधिकतर सीटों पर दलित वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वर्ग के मतदाता जिस भी पार्टी के साथ में जाएंगे उसकी जीत काफी हद तक सुनिश्चित होगी और यही वजह है, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, सभी अलग अलग तरीके से दलित वर्ग के मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस दलित बैंक को साधने की कोशिशों में लगातार उत्तर प्रदेश में सभी दल लगे हुए हैं, उसी की हिमायती पार्टी बीएसपी का इस पर क्या संवाद है, क्या कहना है, वो भी सुनिए आप। अब क्या करेंगी मायावती? जी, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि मायावती क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कट्टर वोट बैंक को सहेज रखने की है। चिंता तो ये भी कि वोट बैंक पर कोई और सेंध न लगा ले। मायावती को मिल रही लगातार हार के बावजूद एक बात बड़ी है कि दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ खड़ा है। मायावती एक और चिंता से परेशान है, जिसकी झलक घोसी के उपचुनाव में भी दिखी।
उन्हें मालूम है कि अगर उनका कैंडिडेट लड़ाई में नजर नहीं आएगा तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं सेंधमारी के साथ सपा में जा सकता है। घोसी उपचुनाव में भी यही हुआ। तो जिस तरह से आज दलित वोट बैंक की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मच गई है। 2024 से पहले दलितों की किले में सेंध लगाने की कोशिश तमाम पार्टियां और तमाम दल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा देती हूं। नीरज दीक्षित नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव लेकर आते हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा नीरज जी आपसे ही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा से माना जाता था कि कमंडल की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन दलितों की जरूरत आन पड़ी है। कुछ लोग आपके साथ आके जुड़ गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस चुनाव में दलितों के बिना नैया पार नहीं होगी? देखिए, राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो सभी जातियों का, सभी धर्मों का पार्टी को जरूरत होती है, परंतु हमें ये भी देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं चल रहे हैं। और जब हमारी सरकार बनी तब हमने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ही भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, जिसका मोदी कि आने वाले समय में जब भारत टॉप 3 फाइनेंस के सेक्टर में होगा तो उसमें सबके साथ की जरूरत होगी। आज इन पार्टियों को देखिए, आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इससे पहले राष्ट्रपति किसको बनाया, फिर आज के समय में किसको राष्ट्रपति बनाया। आज जब इन सब चीजों को इन्होंने देखा विपक्षी पार्टियों ने, तो आज इन्हें लगा कि मोदी जी तो वो भारतीय जनता पार्टी हर समाज को साथ लेकर के चल रही है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को याद किया। जब इनके परिवार पे आज आंच पड़ी है, जब आज इनके परिवार पे पास कुछ बचा नहीं है, तब इन लोगों को आज दलित समाज की, अलग अलग समाजों के ध्यान आ रहा है। आज ओबीसी समाज, जब मोदी जी ने आज से 70 साल तक कभी भी विपक्षी पार्टियों को ये नहीं लगा कि ओबीसी समाज के आयोग का गठन करना चाहिए, आज मोदी जी ने उसका गठन कर दिया। आज उसके समाज के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो आज इन लोगों को ओबीसी समाज याद आया। और दलित जब दलित समाज से राष्ट्रपति बनाई गई तब आज इनको दलित समाज याद आ रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी हर समाज को, हर किसी को साथ लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो युवा बताओ, महिला बताओ, हर किसी का। और एक बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीएसपी का वोट बैंक, अब आपको लग रहा है कि बीएसपी क्योंकि उस तरह से सक्रिय नहीं नजर आ रही है, चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन नहीं है, तो क्यों ना उस वोट बैंक का जो किला है वो कुछ अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए। तो जो वोट प्रतिशत आपका चुनाव में, ये सीटें आपकी गिरती हैं, पिछली बार 71 के मुकाबले इस बार 62 हुई थी, आपको लग रहा है कि कहीं 24 में यदि दलित नहीं साधे गए तो कहीं ऐसा ना हो कि और कम हो जाए? देखिए, किसी भी समाज के वोट के बिना माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, साफ स्पष्ट है। मोदी जी को हर वर्ग का वोट मिल रहा है, चाहे आप किसी भी वर्ग में जाइए। परंतु आज जिस तरीके से इन लोगों ने देश के अंदर जातियों को बांटने की राजनीति शुरू की है, ये आज इनका दर्द दिख रहा है साफ साफ कि ये किसी भी तरीके से भारत को बांट दिया जाए। जैसे पहले ये लोग बांटने की राजनीति करते थे, पुनः ये लोग उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि भारत को बांटना पड़ेगा, अन्यथा ये लोग इसी तरह विपक्ष में बैठे रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। ठीक है। किसी भी तरीके से अगला अशोक जी से अगला सवाल है। अशोक जी, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दलित के घर खाना खाते नजर आ रहे हैं, और सिर्फ दलित के घर खाना नहीं खा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं जिनसे मायावती का लंबा रिश्ता रहा है, मायावती जी वहां हमेशा लगातार जाती रही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि 2024 से पहले सबसे पहले तो बसपा के किले में सेंध लगानी है? दूसरी बात, बसपा के ही नेता अगर अपनी पार्टी में आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी, ये एक बात ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये सामाजिक न्याय के पूरी तरह से विरोध में खड़ी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के विरोध में खड़े हो गए। आज जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश में जाति दो ही है, एक गरीब एक अमीर। अब ये स्पष्ट हो गया कि वो जातीय जनगणना जो हुई बिहार में उससे इस तरह से घबराहट में आ गए हैं
कि आज हालात ये है कि वो दलित पिछड़ा सभी ऐसे वर्ग के जिसको आरक्षण मिल रहा है उसके आरक्षण के विरोध में हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके ये जो आरक्षण है इसको भी खत्म करने की योजना है। नहीं, तो एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी पर, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। लंबे समय से इस बात के आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। बिहार में आप SC, ST और तमाम जातियों की यदि बात करेंगे, आप हिंदू वर्ग को यहाँ पर बांटने की बात करेंगे, तो वो धर्म की राजनीति नहीं है क्या? मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपने बोलने नहीं दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय को ठोकर मार दिया है और सामाजिक न्याय की बात न करके उसका विरोध करते हुए खाली दो ही वर्ग बनाया है इस देश में, गरीब और अमीर, मतलब जातीय रूप से। अगर वो गरीब और अमीर की बात करते हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए, गरीबों को हक मिले तो इसमें आपत्ति क्या है? वो आरक्षण के विरोध कर रहे हैं, जातियों का विरोध कर रहे हैं, जबकि इस देश में सनातन रूप से जातियां चली जा रही हैं और जातियों के बगैर हक और अधिकार दिए जो है इस देश में बराबरी नहीं हो सकती है, जो जातीय सम्मान की बात है। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अशोक जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। 2024 में मोदी नीरज जी जवाब दीजिएगा, आरक्षण के विरोध में है आप? आज ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज और सामाजिक का भी कमजोर समाज मोदी जी की विदाई करने जा रहा है 2024 में। मोदी जी बौखलाहट में है, भाजपा बौखलाहट में है इस समय। समाजवादी पार्टी इस समय आगे करके दलितों के साथ है, बैकवर्ड के साथ है और हर कमजोर के साथ, सब समाज के साथ है। और माननीय यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से संकेत है कि माननीय यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन। नीरज जी जवाब दीजिएगा, आरक्षण के विरोध में है आप? 24 में पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने इनके सबसे बड़े नेता ने बोल दिया जातियां गरीब है या अमीर है, जातियों को नकार और खाली वोट फायदा दिया। 2014 में अशोक जी एक एक करके बोलिए, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी ऐसे। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिएगा, नीरज जी से जवाब लूंगी मैं। नीरज जी जवाब दीजिएगा, आरक्षण के विरोध में है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हम किसी आरक्षण के विरोध में नहीं है। जो पहले से चीजें तय होकर के चल रही है वो चीजें चल रही हैं। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी ने सुना गया कि हम आरक्षण के? तो जातीय जनगणना का इतना विरोध क्या? भारतीय बिहार की यदि बात करें तो बिहार में तो सर्वे जारी हुआ है, अभी जातीय जनगणना हुई भी नहीं है, आंकड़े जारी हुए हैं। ऐसे में विरोध क्यों हो रहा है? यदि वो जनता के सामने रखना भी चाहते हैं तो आप भी तो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। देखिए, अब विपक्षियों की चाल है ये कि जब आज माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे सभी पक्ष के लोग जब उनके पीछे देश को आगे ले जाने के लिए चल रहे हैं, तब आज इनको कुछ ना कुछ ऐसा फूट डालनी है ना देश के अंदर की, जिससे कि लोग अलग अलग जातियों में बढ़ जाए और वोट अलग अलग ये लोग जातियों के। आप संसद में अपने मंत्रियों की जब लिस्ट गिनाते हैं, सूची गिनाते हैं ओबीसी मंत्रियों की, तो वहां पर आप खाका नहीं पेश करते हैं, लेकिन बिहार में यदि वो सर्वे आ जाता है तो आपको तकलीफ होती है। देखिए, जब राहुल गांधी जी ने हम पे उंगली उठाई कि ओबीसी समाज के कितने लोग हमारे सांसद है, मंत्री हैं, तो उनको जवाब दिया गया कि आप देखिए इस तरीके से देश नहीं चलेगा ना, परंतु हर जगह आप जातियों में देश को बांटने का काम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एकजुट होकर के चलना होगा। हम ये जाति लेकर के क्यों आ रहे हैं? आखिर ये जातियों का मुद्दा उठा क्यों है? क्या ठीक है, मैं अगला सवाल प्रेम जी से लेना चाहूंगी। प्रेम जी, अगला सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जातीय जनगणना पर जब इस तरह जनगणना तो खैर अभी हुई ही नहीं है, लेकिन जाति पर जब यहाँ पर बात आ रही है, और छोटा सा सवाल यह है कि बिहार में यदि सर्वे आ जाता है और जातियों का प्रतिशत लोगों को पता चल जाता है, तो क्या इसका मतलब हो जाता है कि जाति में फूट पड़ जाएगी? बेशक आगे आने वाले समय में वो राजनीतिक तौर पर उसका फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने मात्र से फूट पड़ जाएगी? देखिए प्रियंका जी, मुझे तो नीरज जी से भी पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण के विरोध में, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं बिहार की विधानसभा में सभी पार्टियों ने मिल करके इसको पारित किया था और अब तक ऑफिशियल स्टैंड विरोध करने का नहीं है। अलग बात है कि पैरेलल लाइन खींची जा रही है अमीर और गरीब बोलकर, लेकिन बिना बोले हुए विरोध, ऑफिशियल विरोध तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का जातीय सर्वेक्षण को लेकर। तो नीरज जी कैसे बोल रहे हैं वो जाने,
एक बात और, नीरज जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति हमारी दलित, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। राष्ट्रपति हमारी दलित नहीं, आदिवासी है, एसटी वर्ग से आते हैं जी। दूसरी बात, अब विषय पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाति, खास करके जो अनुसूचित जाति है, दलित समुदाय के लोग, ये बीएसपी के कमजोर होने के बाद इस वोट पर सब अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ चले। और इसमें क्योंकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उन कांग्रेस ने भी एक प्लान ले रखा है कि कांशीराम जी की जयंती से लेकर के और संविधान बनने तक 26 नवंबर तक हम कैंपेन चलाएंगे जी। और अखिलेश यादव जी ने तो प्रयोग भी किया था बीएसपी के साथ मिल करके। वो अलग बात है कि उसके उतने परिणाम नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, लेकिन एक बार फिर वो उनकी कोशिश है कि दलितों को अपने साथ जोड़ा जाए और खास करके जो गैर जाटव दलित हैं उनको जोड़ा जाए। हालांकि एक बहुत मुश्किल चुनौती है अखिलेश यादव जी के लिए, क्योंकि पिछली बार जब डिम्पल यादव जी ने मायावती जी के पैर छू लिए थे तो इसकी बड़ी प्रतिक्रिया यादव समाज में हुई थी, तो और वोट उनको घटे थे या छिटके थे, तो एक चैलेंज है। लेकिन अखिलेश जी हम सोचते हैं कि प्रतिष्ठित सोच रखते हैं, वो ऐसी समाज के समांतर एक राजनीति को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा है कि दलित समाज का वोट लेने के लिए बीजेपी में भी स्पर्धा है, कांग्रेस में भी स्पर्धा है, समाजवादी में भी स्पर्धा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सियासत कर रहे हैं को करना चाहिए। ठीक है अशोक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। दलित की आप बात करते हुए आज नजर आ रहे हैं, दलित के घर खाना भी खा रहे हैं, काशीराम की मूर्ति का सपा सुप्रीमो अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन 5 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो दलितों के हित में आपने उठाया हो? ठीक चुनाव से 4-5 महीने पहले आपको दलितों की याद आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप कह रही हैं। दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक हो, समाजवादी समाज हो, सभी की चिंता माननीय नेताजी ने की है हमेशा, और आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो भाजपा के ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि आपने बुलाए, सपने दिखाए, उसके बाद किसी भी बात पे उनका मन आपका मन मिल ही नहीं पाया, दरकिनार कर दिया गया और उनको वापस बीजेपी में लौटना पड़ा। देखिए आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आज उनका समाज भी देख रहा है, पूरी जनता देख रही है। उसी का चुनाव में साबित हो गया है कि उन्होंने क्या किया, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। सच्चाई ये है, आपने घोसी का उपचुनाव की बात आई, घोसी के उपचुनाव में दलित वर्ग ने बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को अपना मत दिया है और भारी बहुमत से हम जीते हैं वहां पर। ये पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। घोसी में आप जीते थे क्योंकि बसपा का कैंडिडेट ही नहीं था अशोक जी। घोसी में आपको फायदा जरूर मिला, अच्छी बात है, आपको अच्छी जीत मिली है, उस बात की बधाई आपको, लेकिन वहां बसपा का कैंडिडेट नहीं था, उसका फायदा आपको मिला है। इसी बात की मैं कर रहा हूँ आपसे। आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी किसी भी दबाव में है, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है, सारा। ठीक है, आपके पास आती हूँ, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही। नीरज जी, अशोक जी का कहना है कि घोसी उपचुनाव से ये साफ हो गया है कि किसको फायदा मिलने वाला है, दलितों को साधने की जो कोशिश की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया है कि हल्के में यदि आप लेंगे तो चुनाव में नतीजा सामने आ सकता है। देखिए, जब इससे पहले के जब लोग, तो उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी भी कुछ अपने दलित समाज के घरों पे जाकर के खाना खाया था, परंतु क्या हुआ, वो सबको पता था कि ये दिखावा हो रहा है। कि जो जिस राजनीतिक पार्टियों को आज तक किसी दलित समाज का ध्यान नहीं आया, ओबीसी समाज का ध्यान नहीं आया, अति पिछड़ों का ध्यान नहीं आया, उनके लिए किसी पार्टी ने राहुल गांधी को फायदा हुआ हो या ना हुआ, लेकिन घोसी में आपको हार का सामना जरूर करना पड़ा। देखिए, घोसी में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसका ध्यान किया है कि हमारे कहां से चूक हुई है। जो चूक हुई उससे हम सबक लेकर के आगे वापस चुनाव में आ रहे हैं। परंतु आप ये भी तो देखिए कि इन लोगों को भी तो सबक मिला है, इन लोगों को भी तो समझ में आया है कि हमने दलितों को हमेशा अत्याचार किया है, दलितों की कभी आवाज को हमने उठने नहीं दिया। आज मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने दलितों के अति पिछड़ों की आवाज को उठाया है, उनके आवाज को सुना, उनके लिए काम किया है, तभी तो आज इन लोगों को डर सता है और आज इनको दलित समाज का ध्यान आया है।
थी। तो इससे पहले हम सभी जानते हैं कि अखिलेश जी किस फैक्टर पे काम करते थे, किस पे नहीं करते थे। यूपी की जनता भली भांति जानती है, अन्य राज्यों की जो लोकल पार्टियां उनके भी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस फैक्टर पे काम किया है। सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है, इसके अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अशोक जी जवाब दीजिएगा। अशोक जी, जब आप सत्ता में थे या इसके अलावा भी दलितों के लिए ऐसा कौन सा आपने काम किया, ऐसी कौन सी आप योजना अपने समय में लेकर आए हैं जिसका आप आज यहां बैठकर हवाला दे सकते हैं? मैं प्रेम जी के पास जाऊंगी। प्रेम जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी आज जिस तरह से दलित हिमायती बनती हुई नजर आ रही है, क्या इससे पहले के चुनावों में या इससे पहले आपको कभी लगा कि दलित के हित में कोई काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया हो? देखिए, सत्ता में हर पार्टी राजनीतिक पार्टी रही है और सबसे शिकायत पूरी जनता को है। दलित क्या, जनता के हर वर्ग को सरकार से शिकायत है, क्योंकि इस देश की अधिकांश आबादी आप 5 किलो अनाज पर है, तो दिक्कत में तो पूरा समुदाय है। तो जाहिर है कि दलित भी है, तो दलितों को सिर्फ समाजवादी पार्टी से क्यों शिकायत होगी? बीजेपी से भी शिकायत होगी, कांग्रेस से भी शिकायत होगी। तो इसलिए ये सिर्फ समाजवादी से शिकायत का मसला है ही नहीं। यहाँ तो दलित की सियासत की बात हो रही है कि कौन दलितों को, जो कि छुआछूत का शिकार है, जिनके साथ भोजन करना भी एक उपलब्धि मानी जाती है, नेता अगर पहुंच गए दलितों के बीच तो उन्होंने उन पर बहुत एहसान कर दिया कि हम दलितों के बीच गए हैं। तो वैसे दलित समुदाय को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और जाहिर बात है, जब दलितों को ये एहसास होगा कि कौन वास्तव में उनके साथ जब भोजन करने आ रहे हैं तो बिस्लरी का पानी लेकर नहीं आ रहे हैं, हमारे घर का पानी पी रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं तो होटल का मंगा के उनके घर में नहीं खा रहे हैं, उनके बनाए हुए खा रहे हैं। तो अभी दलित को अपने घर बुला करके भी तो नेता खिलाए, वो समय कब आएगा? तो जो इन सब चीजों को परख करके ही दलित किसी भी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। जी अशोक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नीरज जी, प्रेम कुमार जी का यहाँ साफ कहना है कि दलितों के हित की बात की जाती है, योजनाओं की बात की जाती है। उनका साफ कहना है कि कभी दलितों को बुलाकर भी तो खाना खिलाया जाए। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो समय समय पर कभी पैर भी धोते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, अकेले प्रधानमंत्री की बात ना की जाए तो तमाम जो आपके राजनेता, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय पे और क्या नजर आता है? सिर्फ उनके घर जाकर खाना खाना, इसके अलावा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात क्यों छोड़ दी जाए, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से एक निकले हुए नेता है ना हमारे। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री जी जब उस लेवल पे जाते हैं तो अन्य हमारे सांसद गण भी हैं जो अपने, जो कि उनके समाज, उनके लोकल एरिया में दलित समाज रहता है, अति पिछड़ा वर्ग रहता है, उनकी आवाज को समय समय पर हमने पार्लियामेंट में उठाया उन लोगों ने। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक हम कैमरा लेकर के जाए और वहां पे फोटो खिंचवाएंगे, इनकी तरह खाना खाएंगे तभी हम दलित समाज के फैक्ट्री कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। देखिए, असली जो जन नेता होता है वो कौन होता है? जो अपने लोकल एरिया के लोगों की आवाज को उठाए। परंतु इन्होंने, आपने और हमने देखा, इन्होंने केवल अपने परिवारजनों की आवाज उठाई है। जब इनके परिवार पे कभी भी आंच आई है तब इन लोगों ने आवाज उठाई है, अन्यथा ये लोग चुप बैठे रहे हैं। किसी पर कोई भी किसी प्रकार का शोषण हो, कभी भी आपने इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखा होगा कि ये लोग आवाज उठाते हैं। अशोक जी पर उंगली आती है। ठीक है अशोक जी, पहले तो नीरज जी कह रहे हैं कि परिवार के अलावा नहीं सोचा गया। दूसरा प्रेम जी ने यहाँ पे बड़ा सवाल उठाया है कि दलितों के घर तो जाकर सभी नेता खाना खा लेते हैं, वो समय कब आएगा जब दलितों को सही मायने में उनका हक मिलेगा और आप अपने घर बुला के उन्हें थाली सजाकर खाना खिलाते हुए नजर आएंगे, तब वो उस सम्मान की बात की जाएगी, तब कहीं उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात मानी जा सकती है। देखिए, सम्मान तो सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी तो भाजपा के इस जाल के भाजपा पूरी तरह से दलित विरोधी है, भाजपा पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी है, भाजपा पूरी तरह से कमजोर वर्ग की विरोधी है, पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, अल्पसंख्यक की विरोधी है, और इस देश में सभी पूंजीपतियों के साथ तो भाजपा की कलाई फुट चुकी है ना। इस पर भाजपा की कलाई फुट चुकी है। पूरा दलित वर्ग, इस देश का दलित वर्ग, इस प्रदेश का दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, कमजोर समाज, ये सारे लोग नामबंद हो चुके हैं
और भाजपा जा रहे हैं, मोदी जी की लड़ाई करने जा रहे हैं। आज भाजपा में बौखलाहट है। ठीक है नीरज जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। नीरज जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास नहीं है अधिक। आपने बोला कि कब इन लोगों को अपने घर पर बुलाया जाएगा। अभी हम सभी ने देखा था कि राष्ट्रपति भवन में जब पदक विजेता जब अपने पद्म भूषण और विभूषण जब बांटे गए थे, तो क्या कैसे कैसे समाज के लोगों को मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया था। क्या कभी आपने इससे पहले कभी विपक्षी पार्टियों के जब राज रहा था, कभी क्या आपने इस प्रकार के लोगों को देखा था कि राष्ट्रपति भवन में बुला करके उनका सम्मान किया जाए? कभी क्या ऐसा पहले नहीं हुआ था? सरकार है समाज का ख्याल रखकर आगे बढ़ रही है। आज इन लोगों की आगे खुली है और आज इन लोगों को दलितों के घर पे जाकर घर पे जाकर के खाना खाने की याद आ रही है। वरना हम लोगों ने देखा था जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास तब ये लोग हटते थे। ठीक है छोटा सा सवाल प्रेम कुमार जी, छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है कि मायावती जी जिस तरह से कोशिश कर रही हैं, हालांकि घर से बाहर निकलकर अभी राजनीति वो नहीं करती, पारंपरिक राजनीति करती हैं, पर क्या कोशिश के बाद दलित वोट बैंक मायावती के पास, बसपा के पास एक बार फिर वापस लौट सकता है? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी नेता है आज की तारीख में, और उनकी एक्टिविटी उससे गायब रही है सड़क पर। इस वजह से वो कमजोर हुई है, सियासत में उनकी वो संलिप्तता नहीं रही जैसे पहले होती थी जी। इस वजह से कमजोर है। लेकिन आज भी जब मायावती जी निकल जाती हैं तो दलितों के बीच में उनका बहुत सम्मान है। मुझे लगता है कि वो जितना एक्टिव होंगी डीएसपी उतना दखल देती दिखेगी। जी बिल्कुल प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने की कवायद तमाम दलों के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह है कि दलितों को लेकर तमाम दल अलग अलग तरह की रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन दलित वाकई में 2024 के चुनाव में किसके साथ जाते हैं, किसको वो अपना सही मायने में हिमायती समझते हैं और किसके विचारों से, किसकी योजनाओं से वो ज्यादा जुड़कर अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उन्हें लगेगा कि मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। ये रणनीति और आगे आने वाले चुनाव और उसके बाद उसके नतीजे बताएंगे। इंतजार करना होगा इसके लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।